नाउ सी, देखो ये चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, मेटल्स नॉन मेटल्स और कार्बोनेट्स कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का सबसे मेजर पोर्शन लेकर चलते हैं तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में। तो इस चैप्टर को ना बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना। बहुत आसान चैप्टर है। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, इसमें रिएक्शंस ही हैं मोस्टली। रिएक्शंस अगर सर ये जिसको याद हैं उसके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। इसके 2-3 क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो थोड़े टेढ़े हैं, वो मैं तुम्हें करा दूंगा क्लास के अंदर ही, तो उसको लेकर भी डरना नहीं है। समझ रहे हो ना बात? चैप्टर को करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे इस चैप्टर की, ताकि कोई भी पॉइंट इसमें से ना छूटे। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, इसलिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन भी इससे बनकर आ जाता है बहुत बार। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेकर बैठा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो तुम आराम से पूछ लेना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को हम। फ्रॉम हेयर, चैप्टर का नाम क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब चैप्टर का नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, शुरुआत ही किससे होगी? मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं? अल्टीमेटली तुम अपने आसपास देखोगे तो मेटल्स कैसे दिखते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड दिखते हैं या नहीं दिखते? हमारे आसपास कितनी सारी चीजें बनी हुई, किससे बनी हुई है? मेटल से। नॉन मेटल्स में क्या है? हमारे खुद के कपड़े जो हमने पहन रखे हैं, वो भी क्या एक तरीके का नॉन मेटल है ना? ये तो हम बिल्कुल डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, पर जब केमिस्ट्री में आते हैं ना तो हम थोड़े और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़े और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं कि भाई मेटल्स अल्टीमेटली है क्या। वो कैसे पता चलेगा? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आती हैं जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। जो तुम पढ़ रहे हो लेमन लैंग्वेज में मैं क्या बोलूँगा? जितनी मेरे आसपास चीज़ें दिख रही हैं, लोहा क्या एक मेटल, सोना क्या एक मेटल, चांदी क्या एक मेटल, ये लेमन लैंग्वेज की बात हो गई। पर जब हम पढ़ने की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को हम स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर अल्टीमेटली उसी पे ही है पूरा का पूरा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेटल कैसा होता है? कैसा होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये हमने देखा है हमारे आसपास मेटल्स कैसा होता है? सॉलिड ही दिखता है। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं दिखते। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन है हमारे पास? मर्क्यूरी। कौन है एग्जांपल हमारे पास? मर्क्यूरी। मेटल्स का जो सरफेस होता है वो कैसा दिखता है? बिल्कुल शाइनी। नोटिस किया गोल्ड को देखा है कितना शाइन करता है? अगर आयरन भी बिल्कुल बिल्कुल निकल कर बाहर आया हो तैयार होकर फैक्ट्री में से, तो मुझे कैसा दिखेगा? बिल्कुल चमकता हुआ नजर आएगा। कॉपर चमकता हुआ नजर आता है, तो थोड़े टाइम बाद तुम देखते हो उस पर रस्ट लग जाता है या कोरोड हो जाता है, तो उसके कलर में चेंजेस आते हैं। अदरवाइज मेटल कैसा होता है? शाइनी। कैसा होता है? शाइनी। मेटल का सरफेस कैसा होता है? शाइनी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर। मैंने बोला सॉलिड दिखते हैं, तो अल्टीमेटली कैसे होंगे? हार्ड इन नेचर। पर इनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल क्या होती है? वेराई करती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोहे को काटना आसान काम है क्या? नहीं। लेकिन वहीं पर सोडियम की बात देखो, सोडियम में क्या है? अगर मैंने चाकू से भी काटना चाहा तो सोडियम चाकू से भी कट जाता है। तो डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, उस पर उसकी क्या डिपेंड करती है? उसकी हार्डनेस। बात समझ में? नेक्स्ट देखो, यहाँ एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका हमें कैसे पता चलता है? हमारे रसोई में जितने भी बर्तन हैं वो किससे बने हुए हैं? मेटल से। मोस्टली किससे बने हुए हैं? मेटल से। क्यों बना रखे हैं मेटल से हमने? क्योंकि ये बहुत आराम से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत आराम से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहीं पर लेड एंड मरकरी, ये दोनों एक्सेप्शंस आ गए। ये क्या कहते हैं कि भाई ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते। कौन नहीं होते? लेड एंड मर्क्यूरी। लेड एंड मर्क्यूरी। यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कहता है? मेटल्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर तुम अपने गैस स्टोव पे किसी मेटल को रख दो, क्या तुम उसे पिघला दोगे जल्दी? क्यों नहीं पिघला पाओगे? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। पर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे गैलियम और सीजियम, इनको तुम अपने हाथ पे भी रखोगे ना तो भी ये बहुत आराम से पिघल जाएंगे।
तो ये बहुत आराम से पिघल जाएंगे। जैसे बर्फ पिघलती है ना हाथ पे रखकर, वैसे मेटल्स भी पिघल जाते हैं। ये क्या है हमारे लिए? एक्सेप्शंस। बोर्ड्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से। कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से। समझ रहे हो बात? नाउ नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस। ये तो हमने देखा है। स्कूल की घंटी किससे बनी होती है? लोहे की एक लंबी सी रॉड, जो पुराने स्कूलों में देखा होगा तुमने, उस पर एक और लोहे की रॉड लेकर टन 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 बजाते थे हम, है ना? क्यों मेटल्स का इस्तेमाल करते थे हम? क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस। कैसे होते हैं? सोनोरस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या थी? सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब बढ़ते हैं आगे। अब किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। अभी तक हमने देखा मेटल दिखता कैसा है, थोड़ी प्रॉपर्टी जान ली हमने और ज़्यादा। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जानी हमने? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरस होता है नहीं होता, शाइनी सरफेस होता है नहीं होता, किस स्टेट में मिलता है मुझे मेटल, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जान ली। अब मेटल बिहेव कैसे करेगा जब किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा या किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा? तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या होगा जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? ऑक्सीजन के साथ। तुम्हें अगर याद हो चैप्टर 1 में मैंने एक बात बताई थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताई थी मैंने ये बात। मैग्नीशियम क्या था? मेटल। मैग्नीशियम क्या था? मेटल। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की खास बात क्या होती है? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये वाला तो किया ही था। कैसी फ्लेम निकलती थी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती थी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते थे हम। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। सोडियम को कराओगे तो सोडियम ऑक्साइड। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है या रिएक्शन है इनका ऑक्सीजन के साथ, वो अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग होती है। सोडियम को तुमने हवा में छोड़ा तो सोडियम तुरंत आग लगाएगा अपने आप को। क्यों लगा लेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव। सोडियम क्या? बहुत ज्यादा रिएक्टिव। बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई है ना। अब कुछ मेटल ऑक्साइड इतने अच्छे हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। जो क्या होते हैं? बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। पर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो बेसिक भी हैं और एसिडिक भी हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से हैं? दो एग्जांपल्स है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दे रखा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एग्जाम में इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मैंने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला? सर मुझे मिला सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये बेस है तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज एन एसिड। क्योंकि हमने पढ़ा है एसिड प्लस बेस मिलकर क्या मिलाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और अगर यहां पर मेरा एसिड है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ बेस। कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ बेस। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है ना, ध्यान में रखते हुए चलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सॉल्ट क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ करूंगा तो जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। अगली रिएक्शन तुम्हारे लिए होमवर्क है। जिंक ऑक्साइड को अब किससे रिएक्ट कराना है तुम्हें? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और लिख कर लेकर आना तुम अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नाउ ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। पर जो सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइज। क्या बोलते हैं? एल्कलाइज। इसके लिए हमारे पास दो मेटल ऑक्साइड्स हैं। कौन कौन से हैं? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये रिएक्ट करेगा सोडियम ऑक्साइड तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल।
ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइज। क्या बोलते हैं हम इनको, अल्कलाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हमने पहले रिएक्शन किसके साथ पढ़ा, ऑक्सीजन के साथ। फिर मेटल ऑक्साइड के बारे में जाना हमने, उसमें हमने जाना कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कैसा नेचर शो करते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। अब किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मेटल रिएक्ट करेगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। चैप्टर 1 में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जाना था थोड़ा सा, कि भाई कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। मैंने बोला सोडियम को अगर मैंने हवा में भी रखा तो भी वो रिएक्शन कर जाता है। अब सोडियम को अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा, सोडियम को जैसे पानी में डालूंगा सोडियम क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस वाटर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा होता है बहुत बड़ा, सर पानी की ना एक फॉर्म नहीं होती खाली, या एक तरीके से पानी नहीं मिलता। पानी किस में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, कोल्ड वाटर की फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में, हॉट वाटर की फॉर्म में, तीसरा किस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टीम में। तो मेटल्स ना इस तरीके से भी रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ अलग रिएक्शन होगा उनका, हॉट के साथ अलग, और स्टीम के साथ बिल्कुल अलग। और सब एक जैसा नहीं रिएक्ट करते, मैंने बताया सबकी रिएक्टिविटी बिल्कुल अलग है। तो हम जानेंगे सब कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, जैसे सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस। ऐसे देखने को मिलता है कुछ रिएक्शन, कितनी तेज स्पार्क होता है। हाइड्रोजन गैस जो निकल रही होती है ना, ये उसमें वो भी तुरंत जल जाती है। इसलिए जब तुम ये रिएक्शन करते हो, सोडियम को पानी में डालने की कोशिश करते हो, पहली बात तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे आराम से करनी नहीं है कि बस मन किया सोडियम उठाए पानी में डाल दिया और खड़े हो गए उसके सामने। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि रिएक्शन क्या बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, दूर होकर और किसी ना किसी के अंडर गाइडेंस में करनी होती है रिएक्शंस। नहीं तो बहुत से बच्चे मजे में कहते हैं आज तो हम ही रिएक्शन करके दिखाएंगे, वो नहीं करना बिल्कुल भी। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो तुरंत जल जाती है, इसलिए तुम्हें ना एक ऐसा लगेगा जैसे कोई पटाखा फटा है। जब इसको पानी में डालोगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि वो क्या जलता है उस टाइम पे, हाइड्रोजन जलता है। और हाइड्रोजन कैसे साउंड निकालता है, पॉप साउंड। बात समझ में। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, यही पढ़ रहे थे हम। हमने पढ़ा कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम। क्या दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर बात करते हैं, उसी रिएक्शन को देखते हैं। वहां तो मैंने बताया था रिएक्शन क्या है, 2K प्लस H2O गिव्स H2 KOH प्लस H2 प्लस हीट। यहाँ पर Na प्लस H2O गिव्स H2 NaOH प्लस H2। ये रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन है। ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कैल्शियम इनसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। अब अल्टीमेटली कैल्शियम क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, पानी के साथ। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट यहाँ पर खास बात क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहा है, साथ में क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। अल्टीमेटली हाइड्रोजन गैस को जल जाना चाहिए जैसे बाकी दोनों केसेस में हो रहा था। बट यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जलती नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी भी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती कि हाइड्रोजन को जला सके। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन इस कैल्शियम के सरफेस पे जाकर चिपक जाएगा, कैल्शियम के सरफेस के ऊपर जाकर चिपक जाएगा। और कैल्शियम मुझे ऐसा लगेगा जैसे पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है। बात समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बन गया ना, वो क्या करता है, पानी में फ्लोट होना स्टार्ट कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगेन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तुम्हारे शायद प्री बोर्ड में भी आया होगा, है ना, या तो मिड टर्म में आया होगा, आया जरूर होगा ये क्वेश्चन। नाउ इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहां पर आता है, मैग्नीशियम भी पानी में फ्लोट करता है, बट केस क्या है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा, और ये किसके साथ कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है। ठीक है ना, नाउ सी, अभी हमने क्या देखा, सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करा है, किस पानी के साथ रिएक्ट करा है, कोल्ड वाटर के साथ। तो अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसे नहीं दिख रहे मेटल्स ज़्यादा नखरे वाले,
भाई मुझे तो वो ठंडा पानी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, मुझे तो गर्म पानी चाहिए। तीसरा कह रहा है मैं पानी पीता ही नहीं हूँ, मुझे क्या चाहिए, सीधा स्टीम चाहिए, मुझे भाप चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोस्त हमारे ठंडे पानी वाले हैं ये हमारे जिगरी दोस्त है ना। गर्म पानी वाले कौन है, थोड़े से नखरे वाले। और वो जो आते हैं ना स्टीम वाले, वो क्या हो गए, बिल्कुल हाई क्लास। वो क्या हो गया, बिल्कुल हाई क्लास, जिनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो सोडियम क्या है हमारा, जिगरी दोस्त। पोटेशियम क्या है हमारा, जिगरी दोस्त। कैल्शियम क्या है, जिगरी दोस्त। लेकिन मैग्नीशियम ना, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, हॉट वाटर चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। वो तो चलो ठीक है, मैग्नीशियम की भी बात मान ली। अब कौन आ गया मार्केट में, स्टीम वाले आ गए। ये क्या कहते हैं भाई, ना हॉट ना कोल्ड, हमें चाहिए स्टीम। महंगी बातचीत है हमारी, है ना। तो उसमें कौन आ गया हमारा, जिंक, एल्यूमिनियम। कौन कौन आ गया हमारा, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ग्लास वूल का फायदा क्या है कि ग्लास वूल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से जब मैं इसको हीट कर रहा हूं ना, तो इसमें से केवल क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। पर किस फॉर्म में निकलेगा, स्टीम की फॉर्म में। और ये जाकर किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस मेटल सैंपल के साथ। जैसे रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा मुझे, एक मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर यहाँ किसी कैंडल को लाकर रखूंगा तो क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसका मतलब मेटल जब नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। बात समझ में आई, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, नाउ हमने किसके साथ रिएक्शन पढ़ ली, ऑक्सीजन के साथ। फिर किसके साथ पढ़ी हमने, पानी के साथ। अब किसके साथ पढ़ रहे हैं हम, किसके साथ, एसिड के साथ। अगर तुम्हें याद हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला कुछ चैप्टर, तुम्हें याद है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। याद है, वहीं पर जिंक वाला एक्सपेरिमेंट भी है, जहां पर हम कैंडल उसके पास लेकर आते थे तो क्या होती थी, पॉप साउंड निकलती थी। सेम चीज यहां पर भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सोडियम है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। क्या बना रहा है, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम है, रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें से कोई सा भी मेटल आ जाए, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर क्या सर सारे एसिड के साथ ऐसा होगा, क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या सारे एसिड के साथ ऐसा होगा, नहीं। एनसीईआरटी में एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई है इसके लिए, और वो बात यहां पर है हमारी। हमने पढ़ा है मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर एक भाई साहब हमारे फूफा बने बैठे हुए हैं, जो कौन है, HNO3, जो क्या कहते हैं, भाई मैं नहीं बना रहा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट बना भी दिया मैंने, चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं दे रहा हाइड्रोजन गैस, मेरी मर्जी। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब जी क्या है, खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर रहे हैं, उस हाइड्रोजन में क्या ऐड कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या ऐड कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ा ना रहेगा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां लिखा भी हुआ है, it oxidizes the hydrogen produced to water and itself reduced to any of the नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है ये, N2O बना सकता है, NO बना सकता है, या NO2 बना सकता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं के बीच की लाइन में से तुम्हारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और असर्शन रीजन भी बन सकते हैं कि HNO3 क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या नहीं, क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं कॉपर को पानी के साथ रिएक्ट, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं HCl के साथ, तो क्या कोई रिएक्शन होगी, क्यों नहीं हो रही है, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है।
क्यों नहीं होता रिएक्ट? हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर? बताओ भाई। कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन से, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था ना हमने, हाइड्रोजन ऊपर आता है कॉपर से। बात समझ में? इसलिए कॉपर कभी भी H2SO4 या HCl से रिएक्ट नहीं करेगा। नो। हाँ वो रह गया ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहीं गए थोड़ी ना है हम, ये रहा ना। ठीक है, मैंने क्या बताया? अगर डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट नाइट्रिक एसिड ऐसा होने नहीं देता। बट एक केस है, कौन सा केस है? मैग्नीशियम का और मैंगनीज का। ये क्या करते हैं? ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। बट कौन से HNO3 के साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। समझ रहे हो बात? अगर इसमें भी मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया तो हमें हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा एसिड जो क्या है? डाइल्यूट है। कौन सा एसिड? HNO3। उसको अगर मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा। ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। समझ रहे हो बात? इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? अभी हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। किसके किसके? मेटल का किसके साथ? पहले ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक ऐसा वाटर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। इस रॉयल वाटर की खास बात क्या है? इसे और क्या बोला जाता है? एक्वा रीजिया। ये एक ऐसा वाटर है जो किसी भी मेटल को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये जो भी वाटर है, एक्वा रीजिया जो भी सॉल्यूशन है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब क्योंकि गोल्ड तो नॉन रिएक्टिव है, अगर ये गोल्ड तक को डिसॉल्व कर ले रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव सॉल्यूशन है। अब इस रिएक्टिव सॉल्यूशन की खास बात क्या है? इसके अंदर HCl और हमने क्या मिला रखा है? HNO3। क्या मिला रखा है? HCl और HNO3। इन दोनों का जो रेशियो हमने रखा है वो कैसा रखा है? 3:1। 3:1 मतलब 3 प्रोपोर्शन किसका? HCl का, और 1 प्रोपोर्शन किसका? HNO3 का। बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्वा रीजिया। हाँ, मेटल को रिएक्ट करेगा। नाउ दिस इज आवर रिएक्टिविटी सीरीज फॉर ईच एंड एवरी मेटल। सबसे टॉप पे कौन है हमारा? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर। फिर उसके बाद मरकरी, सिल्वर एंड देन गोल्ड। ये हमारे क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज है, और ऐसे जाऊंगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये तो याद रखनी ही रखनी है क्योंकि वो मेटल नहीं है ना। नाउ क्या होगा जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे? तुम्हें याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने चैप्टर 1 में। क्या होता था? हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता था। अल्टीमेटली यहां भी हम क्या कर रहे हैं? एक हाई रिएक्टिव मेटल को रख रहे हैं किसके पास? एक सॉल्ट सॉल्यूशन के पास, जो क्या है? लो रिएक्टिव है। उसके साथ मेटल कैसा है? लो रिएक्टिव है। अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वो मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। बात समझ में? ये एक्टिविटी तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस आयरन ने जब कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया तो आयरन पे कौन सा कलर आ जाता है? ब्राउन। किसका कलर होता है? कॉपर का। किसका कलर होता है? कॉपर का। ऐसे कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेकिन वहीं पर अगर मैं उल्टा देखूं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर होगा तो क्या कोई रिएक्शन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि सर अभी आपने बताया हमें कि जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या जिंक कॉपर को कॉपर जिंक सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बात समझ में? नाउ नेक्स्ट, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा सारा का सारा? मेटल्स 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 मेटल्स। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन मेटल्स की। क्या होगा जब नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? तो क्या होगा जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। जब भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो? एक एसिड। इसका मतलब मेटल, पहली बात सॉरी, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनेगा? एक एसिड। क्या बनाएगा? एक एसिड। अब इसका एग्जांपल अच्छा खासा किसमें देखने को मिल सकता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, पता है तुम्हें? कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड, है ना? कार्बोनिक एसिड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें मिला रहे होते हैं? पानी में, हाई प्रेशर पे। क्या उसके अंदर होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है ना हाई प्रेशर पर। और साथ में क्या डाल रखा होता है उन्होंने? फ्लेवरिंग एजेंट डाल रखे होते हैं। पानी में किसको प्रेशर से डाल रहे होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बन जाता है? वो कार्बोनिक एसिड। बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। या तो वो एसिडिक होंगे या तो वो न्यूट्रल होंगे। पर मेटल ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे थे? बेसिक इन नेचर। नो, ये डिफरेंस अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया 2 नंबर में, 3 नंबर में। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमने पढ़ा मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड्स। कौन सा ऑक्साइड देता है? बेसिक ऑक्साइड्स। वही नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं सोडियम को देखूं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 1। इसका एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहता है? भाई मुझे जल्दी छोड़ो ताकि मैं इसको स्टेबल कर सकूं। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? प्लस का। इसका मतलब ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। वहीं पर जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 7। वो कहता है भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे फटाफट दो ताकि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो जैसे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक माइनस का चार्ज। इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस। यहां नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं क्या पानी के साथ? बिल्कुल नहीं करते। बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ नेक्स्ट, अभी हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात पढ़ी। क्लास 9th में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो तो। पढ़ा था? आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज कब आएगा? या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या तो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा हो किसी से। या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज कैसा हो जाता था? पॉजिटिव। उसको हम क्या नाम देते थे? कटायन। क्या नाम देते थे हम उसे? कटायन। जैसे सोडियम का एग्जांपल ले रखा है हमने। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन जाएगा? Na+। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी सर? 2,8। इसकी कितनी थी? 2,8,1। वहीं पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, 2,8,7। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, क्या बन जाएगा? Cl-। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,8। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर सोडियम ने बोला कि मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं और खुद को स्टेबल करना चाहता हूं, पर किसको इलेक्ट्रॉन देगा भाई? कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। बात समझ में आई? तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके और उसके बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। ट्रांसफर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक केमिकल बॉन्ड। क्योंकि दो एलिमेंट्स आपस में अगर जुड़ रहे हैं ना तो क्या बन रहा है? एक केमिकल बॉन्ड।
और ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और क्यों बोला आयनिक बॉन्ड? एक और रीजन है, क्योंकि ये सारे क्या बना रहे हैं? आयंस बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देते क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। बात समझ में? तो आयंस आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इसके अच्छे खासे एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास। सोडियम है, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं। ऑक्सीजन क्या बोलेगा? भाई एक सोडियम से काम नहीं चलने वाला, या तो तू अकेले 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो एक और सोडियम को बुला ले, क्योंकि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम ने बोला ठीक है भाई, मैं अपने भाई को ले आता हूं, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले। और इन्होंने क्या बना दिया? बॉन्ड बनाया। कैसे बनाया? Na2O। कितने सोडियम लगे एक ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए? 2। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। और जैसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही तुम्हें बोर्ड्स में लिख कर आना है, कोई चेंजेस नहीं करने इसमें, ठीक है ना? इसको अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और ऐसा ही तुम्हें लिख कर आना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं यूज करना। गॉट इट? अब दूसरा कौन आ गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने कहा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम ने क्या बोला? मुझे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भागता हुआ आया, क्या तो भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। मैग्नीशियम ने बोला या तो ऑक्सीजन को बुला, क्योंकि मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देने। या तो तू अपने साथ एक और क्लोरीन लेकर आ, तभी तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाऊंगा ना। तो क्लोरीन ने बोला ठीक है, मैं अपने साथ क्या ले आता हूं? एक और क्लोरीन ले आता हूं। तो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे गया। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा भाई? 2+। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा? 1-, पर टोटल कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। बात समझ में? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं MgCl2। MgCl2 समझ में आ रही है बात? जब हमने फॉर्मूला मेकिंग सीखी थी तो मैं लिखता था ना कि 1 Mg 2 क्लोरीन आएंगे। बहुत से बच्चे MgCl लिखकर आ जाते हैं। क्या सही होगा MgCl? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 नहीं मिले तो क्या बॉन्ड बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए फॉर्मूला, एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखना इसलिए ज़रूरी होता है। बात समझ में? अब अगर मुझे एक और एग्जांपल मिल जाए, सर मैग्नीशियम ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसलिए क्या बना देगा ये? सर MgO। O2 क्यों आएगा? O2 तो आ ही नहीं सकता, एक ही ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? खुद को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक और अच्छा उस पर क्वेश्चन आता है, सर एल्यूमिनियम AlCl3 देखा था हमने, देखा था या नहीं देखा था? एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? सर 1 2 3। इसको कितने क्लोरीन चाहिए होंगे? कितने चाहिए होंगे? 3। तभी तो ये बॉन्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? बात समझ में आ रही है? अब भूलोगे क्या AlCl3 होता है? बहुत से बच्चे मैंने देखा है अपने आंसर शीट में AlCl2 लिख कर आ जाते हैं। पॉसिबल है AlCl2? समझ में आ रहा है क्यों पॉसिबल नहीं है? Al2Cl6 तो हो ही नहीं सकता, 2AlCl3 हो जाएगा, है ना? यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? पक्का? नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पे। अगेन बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड? इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। एक ही चीज है, हमारे घर में यूज होती है, हमारे खाने में यूज होती है, हमारे आचार में यूज होती है, दैट इज नमक। नमक को याद कर लो, क्योंकि नमक खुद क्या है? एक आयनिक कंपाउंड। Na+ और Cl-, NaCl बनाता है, आयनिक कंपाउंड है। तो नमक की प्रॉपर्टी याद है तो समझ लो आयनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी याद है। पहली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? फिजिकल नेचर। नमक कैसा दिखता है मुझे? सॉलिड इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नमक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
तुम नमक को पानी में मिलाकर उबाल दो, नमक उड़ेगा? कुछ होगा उसको? वो तो बर्तन में नीचे ही रह जाएगा ना। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? सॉल्युबिलिटी। नमक को पानी में मिलाओ, बहुत आराम से मिल जाएगा, कितने ही पानी में घोल दो, कोई फर्क पड़ेगा नमक को? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बट नमक को तेल में मिलाकर दिखाओ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नमक ऑयल में नहीं मिक्स होता, या केरोसिन ऑयल में भी मिक्स नहीं होगा, इसका मतलब। बात समझ में? चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। किसके साथ कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? किस स्टेट में करता है? अपने मोल्टन स्टेट में। किस में करेगा? अपने मोल्टन स्टेट में। इसका मतलब ये अपने एक्वस स्टेट में भी कर सकता है। अरे कर सकता है, नहीं कर सकता? नमक पानी मिलाओ, तार डालो, पार हो जाएगा करंट आराम से। पर नमक का डब्बा लो, उसमें 2 तार मिलाओगे, पार नहीं होगा करंट। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, वो बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मुझे 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 करंट लगवाने के पीछे लगा हुआ है तू, है? मैं ही हाथ डाल दूं उसमें? नाउ नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते कैसे हैं, उनको बाहर निकाला कैसे जाता है, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। अब मुझे पता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है सबकी बिल्कुल अलग अलग है। जब रिएक्टिविटी अलग अलग है, अब जैसे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कुछ हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, कुछ बिल्कुल डम्ब है जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो तीनों के लिए मैं सेम प्रोसेस तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। तीनों के लिए मेरे लिए प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। अल्टीमेटली सबको मुझे क्या करना है? टॉप कराना है एग्जाम में। तो मेरा तो टारगेट यही होगा ना, सारे के सारे वहां तक पहुंच जाए। लेकिन तीनों का तरीका अलग। इंटेलिजेंट को प्यार से, थोड़े कम इंटेलिजेंट को 2-4 बातें बोलकर, थोड़ा और हार्ड वर्क कराकर, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो दूसरा रामबाड़ी इलाज है मेरे पास, है ना? है ना? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यस, लाइन बाय लाइन पढ़ानी पड़ेगी उन्हें। ठीक है ना? नहीं तो रामबाणी, तुम्हें धर्मास्त्र की जरूरत है ब्रह्मास्त्र की नहीं। हाँ। हम्म। जब मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी हमने कर ली है, तो अब क्या बच रहा है? मेटलर्जी। मैंने बताया मेटलर्जी क्या होता है? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, और इसका जो पूरा प्रोसेस है, एट लास्ट तक मेटल्स कैसे निकल कर बाहर आएगा, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अब मान के चलो मैंने तुम्हें बहुत सारे अर्थ के क्रस्ट दे दिए, फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ दे दिया पूरा का पूरा, ठीक है, अच्छा खासा पहाड़ दे दिया। उस पहाड़ का तुमने इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ा, बस इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ा। इतने बड़े टुकड़े में तुम्हें इतना सा मेटल मिला। कितना सा मेटल मिला? बिल्कुल इतना सा। दूसरे को भी मैंने एक पहाड़ दिया, दूसरा पहाड़ तोड़ कर दिया, उसको भी इतना पहाड़ दिया, पर उसके इतने पहाड़ में इतना मेटल मिला। पहाड़ को अगर मैं वैसे डेमोन्स्ट्रेट करूं तो हम मिनरल्स बोल सकते हैं। पहाड़ किससे बने हुए हैं? रॉक्स एंड मिनरल से ही बने हुए हैं अल्टीमेटली, है ना? तो अल्टीमेटली मैं क्या पकड़ा रहा हूं? मिनरल्स पकड़ा रहा हूं। मिनरल्स में से एक को तो इतना सारा मेटल मिला और एक को इतना सा मेटल मिला। मेहनत दोनों ने बराबर की, मेहनत दोनों ने बराबर की। ज्यादा अच्छा मेटल किसको मिला? जिसको ज्यादा क्वांटिटी में मिला। तो ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिले और बहुत प्रॉफिटेबली मिले, प्रॉफिटेबली का मतलब कम मेहनत में ज्यादा मेटल मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? ओर। क्या बोलते हैं उसको हम? ओर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या? सॉलिड। अब सुनो, अच्छा वैसे स्टेट, वैसे तो स्टेट ये अपना जबलपुर वगैरह जो पीछे है ना, उड़ीसा वगैरह वाला साइड, जमशेदपुर है, वो पूरा एरिया है ना? तो मेटल्स
को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओर्स का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ओर्स का। हर मेटल का अपना क्या है? एक ओर। हर मेटल का क्या है? अपना एक ओर। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, सारे और मिनरल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पर क्या सारे मिनरल और हो सकते हैं? क्या सारे मिनरल्स और हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं, बट सारे मिनरल ओर्स नहीं हो सकते। अब जब मेटलर्जी में करूंगा या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सुंदर सा मैंने निकाला मिनरल और उसमें से मेटल चमकता हुआ बाहर आ गया। गंदगी लगी होगी उसमें भी। क्यों लगी होगी? क्योंकि मेटल क्या होते हैं? रिएक्टिव इन नेचर। वो रिएक्ट कर जाते हैं अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ। रिएक्ट करेंगे तो उनके साथ चिपका होगा वो पार्टिकल, उसको मुझे क्या करना है? अलग अलग हटाना है। तो गंदगी बाहर आएगी। वो जो गंदगी होती है, जो गंदगी लगी होती है उसके चारों तरफ, चाहे वो धूल की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और कोई कूड़ा उड़ा लगा उसके आसपास, वो सारा क्या कहलाता है? हमारा गैंग। क्या कहलाता है? गैंग। GANGUE। क्या कहलाता है? गैंग। अब समझते हैं इसको और अच्छे से। मेटल मुझे दो स्टेट्स में मिल सकता है। या तो उसके नेटिव स्टेट में मिलेगा। नेटिव का मतलब, और क्या होता है मतलब? अकेला मिलेगा, उसके साथ कुछ और फॉर्म नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल गोल्ड। एग्जाम्पल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड क्या होता है? बहुत कम रिएक्टिव। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? या तो वो किसमें मिलेगा? अपने कंबाइंड स्टेट में। किसमें मिलेगा? अपने कंबाइंड स्टेट में। एग्जाम्पल के तौर पे कौन है ये? और कौन सा हो सकता है बताओ? कॉपर एंड सिल्वर के अलावा आयरन और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे कैसे मिलेंगे? उनके कंबाइंड स्टेट में। नहीं। मेटलर्जी मैंने क्या बताया था? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब इसमें एक टर्म था, मैंने बताया था मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? एक एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली मिलता है हमें, या तो उसके नेटिव स्टेट में या तो उसके कंबाइंड स्टेट में। कहाँ मिलता है मुझे? अर्थ के क्रस्ट में। कहाँ मिलता है? अर्थ के क्रस्ट में। और क्या होता है अब सर? द मिनरल फ्रॉम वेयर मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड क्या कहलाता है? ओर। ऐसा मिनरल जिसमें से मैं मेटल को बहुत आराम से और बहुत अच्छे प्रॉफिट पे निकाल सकूं, उसको मैं क्या बोलता हूं? ओर। यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? ठीक। नाउ दीज आर सम ऑफ द ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जैसे एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज होता है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के लिए क्या है? बॉक्साइट। आयरन के लिए मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है। और तुम्हारा मर्क्यूरी के लिए क्या है? सिनाबार। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी और भी हैं, पर ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ओर्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आएगा तो किसका आएगा? मरकरी का आ जाएगा, एल्यूमिनियम का आ जाएगा, या आयरन का आ जाएगा। बात समझ में? नाउ गैंग क्या होता है? गैंग इम्प्योरिटीज। क्या है? इम्प्योरिटीज। जैसे सॉइल और सैंड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैंग। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैंग। अब गैंग को रिमूव करने के दो प्रोसेस हैं। या तो मैं फिजिकल से जाऊंगा, या तो मैं कैसे जाऊंगा? केमिकल से जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। ये तो बात मैंने बता दी है, ठीक है। मैंने बताया था सबकी गंदगी को निकालने का भी तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहां तक कोई दिक्कत? बात क्लियर है? सब समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ मैंने बोला था मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका होता है सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस जाएगा हमारे लिए? इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मेरे पास मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उसमें कौन सा प्रोसेस जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो वो तो कहाँ मिलते हैं मुझे? उसके नेटिव स्टेट में ही मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं मुझे? उसके नेटिव स्टेट में, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है। अब ये पूरा एक रोड मैप है हमारा, किसके लिए? जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। जो हम प्रोसेस पूरा पढ़ने वाले हैं उसका क्या? ये एक पूरा रोड मैप। क्या इस प्रोसेस में हमने क्या लिया? ओर लिया।
हमने क्या लिया, ओर लिया। इस ओर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये ओर क्या हो सकता है, हाईली रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है, मीडियम रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है। अब देखना जरा, हाईली रिएक्टिव मेटल का है तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा प्रोसेस यूज करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस। बट इलेक्ट्रोलिसिस किस स्टेट में, उसके मोल्टन स्टेट में। किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। अगला प्रोसेस क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अब देखो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की खास बात क्या है, ये हमें 2 फॉर्म्स में मिल सकते हैं, या तो मुझे मिलेंगे सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, या तो मिलेंगे कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में। सल्फाइड में मिलते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल अलग, कार्बोनेट में मिलते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल अलग। अगर मुझे कार्बोनेट ओर्स में मिल रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, कैल्सिनेशन। क्या होगा प्रोसेस, कैल्सिनेशन। सल्फाइड में मिल रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस होगा, रोस्टिंग। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। इसका रिडक्शन करूंगा मैं किसके साथ, कार्बन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ। मुझे क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। इसकी रिफाइनिंग करूंगा, क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। इसकी रिफाइनिंग करूंगा, क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। यहां तक कोई दिक्कत, जैसे लावा की फॉर्म होती है ना, बिल्कुल पिघला हुआ, यस। जैसे नमक को तुम पिघला दो पूरी तरह से, वो अपनी मोल्टन स्टेट में आएगा, तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो तुम, यस। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने का। अब क्या लेस रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं मुझे, उनके सल्फाइड ओर की फॉर्म में। और सल्फाइड ओर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, रोस्टिंग। बता रहा हूं, अब उसके बाद वही आएगा अब तुम्हारा सारा प्रोसेस। ये तो बस मैंने अभी तुम्हें ओवरव्यू दिया है ना, अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे सबको। सल्फाइड ओर का क्या हुआ, रोस्टिंग। क्या मिला मुझे, इम्प्योर मेटल। इसकी क्या मैंने की, रिफाइनिंग। मुझे क्या मिल गया, प्योर मेटल। यहां तक कोई दिक्कत, ऑल क्लियर, फॉर श्योर। देखो इसको अगर मैं फटाफट तुम्हें एक ओवरव्यू दूं इसका लेकर, वो कुछ ऐसे होगा। अगर मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका क्या होगा, सीधा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होगा, सीधा इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मीडियम रिएक्टिव है तो मीडियम रिएक्टिव के लिए हमने क्या किया, हमारे पास 2 ओर्स मिलेंगे। कौन से, या तो सल्फाइड मिलेगा या तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट। इससे जो भी आएगा वो क्या आएगा हमारा, इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोसेस है। इसके लिए क्या करूंगा मैं, रोस्टिंग। इसके लिए क्या करूंगा मैं, कैल्सिनेशन। क्या करूंगा, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग करके मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड में मैं क्या करूंगा, इसका रिडक्शन। क्या करूंगा इसका मैं, रिडक्शन। रिडक्शन करते हैं मुझे क्या मिलेगा, एक इम्प्योर मेटल। क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। दोनों केस में इम्प्योर मेटल मिल रहा है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, रिफाइनिंग। इन दोनों का क्या करूंगा मैं लास्ट में, रिफाइनिंग। प्रोसेस समझ में आया, रूट मैप यही है। अगर लीस्ट रिएक्टिव है, अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो भी खेल यही चलेगा। लीस्ट रिएक्टिव किस फॉर्म में मिलता है मुझे, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। सल्फाइड ओर का क्या होगा, रोस्टिंग। सल्फाइड ओर का क्या होगा, रोस्टिंग। मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। इसका क्या करूंगा मैं, रिडक्शन। क्या करूंगा इसका मैं, रिडक्शन। मुझे क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। इसका क्या कर दूंगा मैं, रिफाइनिंग। इसकी क्या कर दूंगा मैं, रिफाइनिंग। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऑल क्लियर है। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल हमने क्या लिया, किस फॉर्म में मिलता है लेस रिएक्टिव मेटल, सल्फाइड और की फॉर्म में। इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। मुझे क्या मिला इसका, ऑक्साइड। ऑक्साइड से क्या मिला मुझे, मेटल। पर ये मेटल कैसा है, इम्प्योर। इसको फिर मैंने क्या किया, रिफाइन किया। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल किसका लिया, लीस्ट एक्टिव में सिन्नाबार। सिन्नाबार किसका और था, मरकरी का। किसका और था, मरकरी का। अब मरकरी किस फॉर्म में मिलता है मुझे, उसके सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। मरकरी सल्फाइड को मैंने क्या किया,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। अब यहां पर प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है? रोस्टिंग। समझने वाली बात क्या है, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल सल्फाइड ओर को हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मरकरी सल्फाइड हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मुझे क्या मिला? मेटल ऑक्साइड मिल रहा है नहीं मिल रहा? ये क्या है मेरा? मेटल ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड क्या है? एक तरीके का मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता था? बेसिक इन नेचर। और क्या मिल रहा है मुझे? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या मिल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा, इसको मैं क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। रिडक्शन याद है? क्या क्या प्रोसेस था? सबसे पहला सल्फाइड और मिला, उसका क्या करेंगे हम? रोस्टिंग, फिर रिडक्शन, लास्ट में रिफाइनिंग। ये प्रोसेस था। रोस्टिंग, रिडक्शन और रिफाइनिंग, 3 आर याद रख लो। रोस्टिंग, रिडक्शन और रिफाइनिंग किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए। किसके लिए? सल्फाइड ओर्स, जो किसका पार्ट है? लेस रिएक्टिव मेटल्स का। अब मेरे पास मरकरी ऑक्साइड आया, मैंने इसको सीधा क्या कर दिया? हीट कर दिया। मुझे किसी मेटल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये लीस्ट रिएक्टिव है। मुझे क्या मिल गया? सीधा मरकरी और ऑक्सीजन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेटल ऑक्साइड को क्या किया मैंने? सीधा हीट किया। मुझे क्या मिल गया? मरकरी प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर मैं मरकरी ऑक्साइड को हीट करके मरकरी ले पा रहा हूं तो सब में ऐसा हो रहा होगा। भाई बाकियों में मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आना पड़ेगा जिसके साथ इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा। इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पर इसका मतलब नहीं कि बाकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ सकती है और नहीं भी पड़ सकती। नेक्स्ट, अब क्या आ गया हमारे पास? कॉपर सल्फाइड। फिर से कौन सा और आ गया मेरे पास? सल्फाइड और। कौन सा और आया? सल्फाइड और। प्रोसेस क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटल को हीट करना। और किसमें कन्वर्ट करना? मेटल ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करना? मेटल ऑक्साइड में। साथ में मुझे कौन सी गैस मिल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड और में कौन सी गैस मिलती है हमेशा? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? अब इसका क्या करूंगा मैं? अब इसका क्या? ये रिडक्शन नीचे हो रही है ना? कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई ना? किसके साथ कर दी मैंने? कॉपर सल्फाइड के साथ ही कर दी। मैंने अभी तुम्हें बताया था अगर मुझे जरूरत नहीं है किसी रिड्यूसिंग एजेंट को लाने की तो मत लेकर आओ, लेकिन अगर मेरे पास नहीं मिल रहा मुझे रिड्यूसिंग एजेंट से वो चीज, बिना रिड्यूसिंग एजेंट के मेरा काम नहीं चल रहा, तो मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर आऊंगा, फिर हीट करूंगा। मुझे क्या मिल गया? कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में? यहां मुझे क्या मिल रहा था? ये भी क्या है मेरा? मेटल ऑक्साइड। इसको क्या कर रहा हूं मैं? रिड्यूस कर रहा हूं किसकी हेल्प से? कॉपर सल्फाइड की हेल्प से हीट दे रहा हूं। मुझे क्या मिल रहा है? कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? लीस्ट रिएक्टिव की। मीडियम रिएक्टिव की बात नहीं कर रहे ना हम अभी। वो आ रहा है ना अभी, अगला टॉपिक वही है। इससे हो रहा है ना, कॉपर सल्फाइड से। मरकरी वाले में जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मरकरी ऑक्साइड को सीधा गर्म कर दो, वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा वो। पर इसमें मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? रिड्यूसिंग एजेंट की। नेक्स्ट, अब आ गया क्या? मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज रोस्टिंग क्या है? जो यहां पर डेफिनेशन लिखी है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं लिख कर आना। ये कोई गलत नहीं करेगा। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है एग्जैक्टली। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? सल्फाइड ओर को हीट कर रहा हूं। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ एयर में। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। बात ठीक है? समझ में आई बात? कैल्सिनेशन क्या है सर? फिर कैल्सिनेशन में मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूं? कार्बोनेट ओर को। इस हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्या बोल सकता हूं मैं? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। अल्टीमेटली दोनों का गोल क्या है? किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में। उसके बाद उसको क्या करना है? रिडक्शन। उसके बाद क्या करना है? उसकी रिफाइनिंग। बात समझ में? सी, अब ये कौन से हैं? मेटल ऑक्साइड्स, सॉरी
कौन से मेटल सल्फाइड्स हैं, ये मेटल कार्बोनेट्स हैं, मीडियम मीडियम रिएक्टिव वाले। मैंने क्या लिया, जिंक सल्फाइड और क्या लिया, जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट होगा तो प्रोसेस क्या होगा, कैल्सिनेशन। सल्फाइड होगा तो प्रोसेस क्या होगा, रोस्टिंग। अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑक्साइड ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। वहां पर सल्फर था इसलिए गैस कौन सी आई, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां कार्बन है तो गैस कौन सी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल क्लियर। अगर सल्फाइड हो रहे तो क्या होगा, रोस्टिंग। कार्बोनेट हो रहे तो क्या होगा, कैल्सिनेशन। सल्फाइड हो रहे तो क्या होगा, रोस्टिंग। कार्बोनेट हो रहे तो क्या होगा, कैल्सिनेशन। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड। इसका क्या करेंगे हम फिर, रिडक्शन। क्या करेंगे हम इसका, रिडक्शन। सी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। हम क्या यूज कर रहे हैं, कोक यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, कोक यूज कर रहे हैं। अब जिंक ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कार्बन के साथ। कार्बन का ही फॉर्म है। क्या मिला मुझे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिला, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे जिंक मिल गया, आराम से मिल गया जिंक। अब तो दिक्कत नहीं है मुझे, रिडक्शन कर दिया ना किसने, कोक ने रिड्यूस कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। और क्या बन गया यहां पर, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, ये तो कोक यूज कर लिया। दूसरा प्रोसेस क्या है, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने एक बात पढ़ी थी भाई, कार्बन का दूसरा फॉर्म है। हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है। ये बात पढ़ी थी हमने। तो यहां पर भी तो हम ये कर सकते हैं ना भाई। हम क्या करें, इसके आगे कोई हाई रिएक्टिव मेटल ले आए। जैसे मैंने क्या लिया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैं कौन सा मेटल ले आया, एल्यूमिनियम ले आया। एल्यूमिनियम कैसे काम कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसने क्या किया, मैग्नीज को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, या बोल सकते हैं उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। क्या मिला मुझे, मैग्नीज मेटल प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए था ना मुझे। मेरा काम हो गया, बात समझ में। तो दो प्रोसेस हैं, या तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लो या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लो। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन कौन से मेटल यूज हो सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम देखा तो सर आपने तो एल्यूमिनियम ही बताया था, बोर्ड्स में तो सोडियम लिखा हुआ आ गया, हम गलत, हम बोल कर आ गए नहीं क्वेश्चन ही गलत है। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो भी इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो सारे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट, थर्माइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वालों को प्यार है इस रिएक्शन से। यहां अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है, नहीं हो रही, या कुछ और हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है ना। क्या हो रहा है इसमें, आयरन ऑक्साइड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं किसके साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। ध्यान से देखो इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। जैसे इसकी रिएक्शन हुई भाई, इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है कि ये पूरे आयरन को पिघला देता है अच्छे से, उसको मोल्टन स्टेट में ले आएगा। उसके मोल्टन स्टेट का मतलब क्या हो गया, लिक्विड वाली स्टेट हो गई। सोचो लोहे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो कितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नॉट, तो आंसर क्या होगा, यस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। अब यहां पर आयरन मिला मुझे, किस फॉर्म में मिल रहा है, यहां क्या लिखा है, लिक्विड। अगर तुम्हें ऐसे 4 रिएक्शन दे दी जाए और यहाँ पर सॉलिड, एक्वस, कुछ और लिखाओ, तो सारी की सारी रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये वाली राइट। आयरन किस में मिल रहा है, उसके लिक्विड स्टेट में। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में। ये दिख रहा है प्रोसेस, यहां ये कर रहे हैं। ये किस में हेल्प करता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड्स, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स टॉप पे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेस बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा प्रोसेस बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस। हमें कुछ नहीं करना, एनोड बनाना है, कैथोड बनाना है,
उसको मोल्टन स्टेट में डाल देना है। किसको? नमक को डाल दिया हमने मोल्टन स्टेट में, उसकी बिल्कुल हीट करके, गर्म करके मोल्टन स्टेट में डाला, क्योंकि मोल्टन स्टेट में तभी आएगा ना वो। अब क्या होगा? क्लोरीन किससे जाकर जुड़ रहा है भाई? एनोड से। किससे जाकर जुड़ रहा है क्लोरीन? एनोड से। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव किससे जाकर चिपकेगा? पॉजिटिव के साथ। और पॉजिटिव किसके जाकर चिपकेगा? नेगेटिव के साथ। इसमें हमने क्या दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। मुझे तो किसकी फॉर्म में मिल रहा था? आयन की फॉर्म में ना। आयन ही तो मिल रहे हैं ना Na+ के। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। क्यों सर? हमने पढ़ा था Na+ का मतलब क्या होता है? 2,8। ये Na तो नहीं है क्या? ये Na का आयन, ये सोडियम का क्या है? आयन। मतलब मुझे इसे एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा। वो काम कौन कर रहा है? बैटरी। तो Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा मुझे? 2,8,1 दैट इज Na। सोडियम में कन्वर्ट हो गया, मुझे सोडियम मेटल मिल गया। यहां पर क्लोरीन के साथ क्या होगा? क्लोरीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तभी तो क्लोरीन वाली फॉर्म में आएगा, अदरवाइज वो किस में फॉर्म में रहेगा? अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा। लॉजिक समझ में आया? सोडियम कैसे निकला, क्लोरीन कैसे निकला? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मोल्टन का मतलब हो गया तो नमक को ले गर्म कर दे, बिल्कुल इतनी हीट टेम्परेचर पे कर देगी वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, वो उसकी मोल्टन स्टेट होती है। हाँ, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन है वो तो फिर स्टेबल ही नहीं होगा, अगर दो को छोड़ देगा। क्यों? तब तो क्लोरीन बन जाएगा ना प्रॉपर, तो क्लोरीन बन जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट, यही बताया ना मैंने तुम्हें अभी? नहीं, ये तो रिफाइनिंग है, सॉरी, ये रिफाइनिंग है। नाउ हमने एनोड पे क्या रखा हुआ है? इम्प्योर मेटल। कैथोड पे क्या रखा हुआ है हमने? प्योर मेटल। एनोड वाली स्ट्रिप थोड़ी मोटी होती है और कैथोड वाली बिल्कुल पतली होती है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं, जैसे मैं करंट पास करता हूं, इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाल रखा है मैंने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए ध्यान रखना है हमें। यहां से क्या होगा? कॉपर के आयंस निकलने चालू होंगे। कहां जाकर चिपकेंगे? कैथोड पे। क्यों चिपकेंगे कैथोड पे? कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और कॉपर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। उस पर जाकर चिपकना स्टार्ट होंगे। जब आयंस की फॉर्म में लगातार चिपकना स्टार्ट होंगे, यहां से मेटल की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर मेटल बचेगा ही नहीं, और इसके अंदर जितनी गंदगी है वो कहाँ जाएगी? नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड। बहुत बार सिल्वर गोल्ड एनोड मड में मिल जाता है। ये अल्टीमेटली क्या है मेरे लिए? गंदगी तो है, पर इसमें बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स मिल जाते हैं। समझ रहे हो बात? एनोड मड किस पे होगा? इम्प्योर मेटल वाली साइड पे। ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनोड मड याद रखो तो मतलब एनोड वाली साइड कौन सा होगा? इम्प्योर मेटल। गंदगी किस तरफ मिलेगी? इम्प्योर मेटल वाली साइड पे मिलेगी। इसका मतलब कैथोड कहाँ बनेगा? कैथोड पे क्या होगा? प्योर मेटल। क्या होगा? प्योर मेटल। होगा नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं है उसके लिए, रिएक्ट कर जाएगा वो। नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या है? कोरोजन। चैप्टर 1 में तुम्हें मैंने पूरी बात नहीं बताई थी, बस इतनी बताई थी कोरोजन नामक एक चीज है जो क्या करती है? मेटल्स को डिग्रेड करती है, मेटल्स की आउटर लेयर को खराब करती है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो गया तो कोरोजन नहीं होगा। मतलब मुझे दो कंडीशंस चाहिए कोरोजन करने के लिए। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। देखो, मैंने पहले केस में क्या ले रखा है? आयरन ने ले रखा है, हवा भी है, पानी भी है। क्या हो गया इसके साथ? रस्ट हो गया। अगले केस में मैंने क्या किया? पानी के ऊपर एक लेयर डाल दी, किसकी? ऑयल की। अब क्या इसमें एयर अंदर घुस सकती है? नहीं घुस सकती। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बात ध्यान रखना, जो मैंने पानी लिया है वो कौन सा पानी है? डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा पानी है? डिस्टिल्ड वाटर। क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर? जिसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होगा, जिसमें कोई सा भी आयन प्रेजेंट नहीं होगा। जो तुम्हारी बैटरी में पानी डलता है ना, इन्वर्टर की बैटरी में, वो भी कौन सा होता है?
डिस्टिल्ड वाटर। वो कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर। आयंस होगा तो रिएक्ट कर जाएगा आयरन के साथ। कोरोजन भी हो सकता है, फिर तो केमिकल आ गया ना फिर बीच में, इसलिए हम कैसा पानी लेते हैं? तो केमिकल फिर भी रिएक्ट कर जाएगा ना, खराब कर देगा ना अल्टीमेटली वो उसको। अगला पार्ट मैंने क्या लिया है, यहां पर आयरन ने लिया है और हवा बिल्कुल ड्राई कर दी। हवा बिल्कुल ड्राई कर दी। हवा में मॉइस्चर होता है ना H2O की फॉर्म में, अभी भी हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होगा H2O की फॉर्म में, पर जब मैं यहाँ से बिल्कुल मॉइस्चर हटा दूँ तो क्या रह जाएगी? बिल्कुल सूखी हवा। उसके अंदर बिल्कुल भी कोरोजन होने के चांसेस नहीं होते। तो इसका मतलब कोरोजन होने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। दो इस कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर। बात समझ में? मेटल पे, किसी भी मेटल पे उसका लेयर खराब होना स्टार्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। लेकिन अगर ये प्रोसेस आयरन के साथ हो तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है? इज अ टाइप ऑफ कोरोजन स्पेशली नेम्ड फॉर आयरन। नेक्स्ट, तुमने देखा होगा सिल्वर आर्टिकल या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन ये जब नए नए आते हैं ना सुंदर सुंदर से नजर आ रहे होते हैं, पर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है? इनके ऊपर एक थोड़ा इनकी शाइनी सरफेस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिल्वर कैसा पड़ जाता है? ब्लैक। सिल्वर कैसा पड़ जाता है? ब्लैक। कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन। एसी का पाइप होता है ना वो कॉपर वाला, उसको क्यों कवर करके रखते हैं? ताकि वो कोरोड ना हो। तो वो कैसा हो जाता है? ग्रीन ग्रीन हो जाता है। अब क्वेश्चन कहां से आता है? सर ये ग्रीन सरफेस किसका है, ये ब्लैक सरफेस किसका है? तो हर जगह ऑक्साइड नहीं लिख कर आना, ध्यान रखना, यहाँ पर अलग अलग है फिनोमेनास। जैसे सिल्वर के ऊपर हो रहा तो क्या नाम होगा उसका? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ऐसे ऐसे याद रखना, सिल्वर सल्फाइड। कॉपर के ऊपर हो रहा है तो कॉपर कार्बोनेट, सी से सी, कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट। बात समझ में? एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के साथ तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब नए नए बर्तन आते हैं घर में तो बहुत चमक रहे होते हैं, पर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है? डल होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर उसके बाद वो ज्यादा डल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और अगर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ गई तो उसे फर्दर कोरोड होने नहीं देती। ये बहुत खास बात है। हाँ, चढ़ाते हैं लोग, इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर पहले चढ़ा दी हमने। जब मुझे पता चल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाने से फर्दर मेटल कोरोड नहीं होगा, तो मैं उसको पहले कर लेता हूं काम को, चमकता रहेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मैंने लेयर पहले ही अगर चढ़ा दी तो कोरोजन नहीं हो गया, तो कंफर्म हो गया भाई। हाँ, डल हो जाएगा, वो इतना तो चलेगा यार, बट एक तो श्योरिटी हो गई ना कि मेरा मेटल खराब नहीं होगा। क्योंकि तुम एक बात सोचो, हमारे आसपास कितना सारा मेटल है, इस पूरे वर्ल्ड में हर चीज मेटल पे है। तुम्हारी पूरी गाड़ियां मेटल पे है, मेट्रो मेटल पे है, घर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मेटल पे हैं, पुल मेटल पे, शिप्स मेटल पे बनी हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है? कोरोजन और रस्टिंग। समझ रहे हो ना बात? इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। गॉट इट? नाउ ये समझ में आया एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को चढ़ाना। अब हम कैसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? या तो मैं पेंट कर लूं, है ना, या तो ऑयलिंग कर लूं, या तो ग्रीसिंग कर लूं, या गैल्वेनाइजिंग कर लूं, या तो क्रोम प्लेटिंग कर दूं। इनमें से कुछ भी कर लूं। क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, बता रहा हूं। गैल्वेनाइजेशन अगला टॉपिक ये है हमारा, पहले ये समझ लें हम सारे के सारे, है ना। अब समझो, पेंटिंग तो सबने देखी है, पेंट का इस्तेमाल करते हैं ना हम ताकि आयरन खराब ना हो, रस्ट ना हो उस पर। ऑयलिंग, ऑयलिंग का अच्छा खासा एग्जांपल है हमारे सारे इंजन्स। इंजन में क्या डलता है? ऑयल डलता है। वो किस में हेल्प करता है? उसके वियर और टियर से भी बचाता है,
प्लस उसे रस्ट भी नहीं होने देता। बात समझ में? ग्रीसिंग, साइकिल की चेन में ग्रीस डलती है, हमारे आसपास के एग्जांपल्स है ना। ग्रीस लगाते क्या होता है, क्या चेन में जंग लगती है? नहीं लगती ना, तो वो भी हेल्प करता है। फिर आ गया हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? हम क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक की लेयर क्या करती है, उसको कोरोड होने से रोक देती है। और अच्छी बात क्या है कि जब जिंक की लेयर एक बार चढ़ गई और मान के चलो वो चिप ऑफ हो गई, वो लेयर ऊपर से चिप ऑफ मतलब हल्की सी निकल गई, बाहर निकल गई, उसके बाद भी उस पर जंग नहीं लगेगा। ये खास बात है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर है ना ऐसे स्टेबल हो जाता है कि अदर फर्दर वो अंदर किसी चीज को जाने देता ही नहीं है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वन शॉट बहुत ज़्यादा हैवी भी पड़ सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। समझ रहे हो ना बात? बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वो देखा है तुमने बहुत सारी गाड़ियों में चमकती हुई सी लेयर आती है, वो चमकती हुई सी लेयर आती है। बुलेट में देखा होगा तुमने, चमकता रहता है वो, उसका इंजन और वो सारा, वो क्रोम प्लेटिंग होती है। वो फर्दर जंग नहीं लगने देता। क्या उसमें जंग लगती है कभी? साफ करो, वापस चमकते हो जाते। नेक्स्ट, अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? अब मुझे पता चला इस मेटल की एक खास बात है, इस मेटल की एक खास बात है, इस मेटल की ये खास बात है। साइंटिस्ट दिमाग चलाया हमने, मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया, और जब इसकी ये खास बात है, इसकी ये खास बात है, इस खास बात, दोनों को मिलाकर एक नया मेटल बना लेते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? या एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, नॉन मेटल की कोई खास बात थी, दोनों को मिक्स किया, एक नया एलिमेंट बना लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। तुम्हें एलॉय से तुम्हारी गाड़ियां याद आ रही होंगी, है ना? एलॉय व्हील्स बाइक में भी है, गाड़ियों में भी है। अल्टीमेटली एलॉय है क्या? एक कंपाउंड है जो किससे बना है? दो अलग अलग मेटल से भी बन सकता है, दो एक मेटल और एक नॉन मेटल से भी बन सकता है, या दो तीन मेटल से भी बन सकता है। तो एलॉय का फंक्शन क्या? अल्टीमेटली एलॉय की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा एलॉय व्हील वाली गाड़ियां, जैसे तुम नॉर्मली गाड़ी खरीदोगे और एलॉय व्हील खरीदोगे तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस आ जाता है अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि एलॉय व्हील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किससे? नॉर्मल व्हील से। बात समझ में आई? नॉर्मल व्हील से ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बनाया है वैसा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नॉर्मल व्हील क्या होती है? पूरी कवर्ड होती है। एलॉय व्हील में क्या होते हैं? डिजाइन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं डिजाइन? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? नो। और इसका फायदा क्या क्या है? ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मेल्टिंग पॉइंट कम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम। ये बात समझ में आई? ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलॉयज। ये सारे हमारे एलॉयज, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, नाइक्रोम हो गया, टाइटेनियम, बेरिलियम, कॉपर निकल, नियोबियम, क्या कार्बन से। अब अगेन ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अगर मैं आयरन में स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दूंगा, अबाउट 0.05% टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उसको मैं क्या बोलता हूं? स्टील। समझ रहे हो बात? उसको मैं क्या बोलता हूं? स्टील। अगर मैं आयरन में निकल और क्रोमियम मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील। घर में जो प्लेट्स यूज होती हैं स्टेनलेस स्टील वाली, उसमें जंग नहीं लगता ना। किससे मिला हुआ है वो? निकल और क्रोमियम से। इसमें कोई दिक्कत? विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। नाम ही क्या है इसका? स्टेनलेस स्टील, जिसपे स्टेन नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं। जैसे हमारे पास ब्रास है। ब्रास किससे बना हुआ है? कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज है, किससे बना हुआ है? कॉपर एंड टिन से। सोल्डर, तुमने देखा होगा जो कनेक्शन जोड़ने में हेल्प करता है। तुम्हारे फोन के कनेक्शन जो अंदर जोड़े होते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है,
ये वन हमारा जो पैनल है इसके पीछे जो कनेक्शन जुड़े होते हैं वो किससे जुड़ते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ सोल्डर। सोल्डर एक बहुत ही हल्का एलॉय है जो बहुत आराम से कनेक्शन जोड़ने में, हाँ वो सोल्डर हीटिंग मशीन होती है ना, सोल्डर हीटिंग मशीन, हल्का सा भी टच करो तो वो मेटल पिघल जाता है, सॉरी ये एलॉय पिघल जाता है। किससे बना होता है सोल्डर? लेड एंड टिन से। अमलगम सोडियम मेटल और लिक्विड मरकरी मिलाकर क्या बनाते हैं? अमलगम। बस तुम्हें इनको ऐसे ही याद रखना है और डिटेल में इनके नहीं जाना। एग्जाम में आता है भाई ब्रॉन्ज कैसे बना है, ये किससे बना है, इससे बना है, तो बस पता होना चाहिए कौन किससे बना हुआ है, ठीक है ना। परसेंटेज नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब यहीं पर क्या हो गया हमारे चैप्टर का द एंड, ठीक है। बट अभी एंड नहीं हुआ। कब तक एंड नहीं होगा? जब तक बोर्ड्स का तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्लास में, अंतः अस्ति प्रारंभ है, द एंड इज द बिगिनिंग। तो इसका मतलब अगर आज ये चैप्टर किया है तो घर जाकर इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व, प्रीवियस ईयर सॉल्व, एनसीईआरटी सॉल्व। बात समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।